हम लोग जो है क्लास 11th बायोलॉजी शुरू करने जा रहे हैं और इसमें आज एक इंट्रोडक्टरी छोटा सा लेक्चर है जिसमें कि हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी की बेसिक चीज़ों के बारे में कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है और बायोलॉजी कितनी शाखाएं हैं, कितने ब्रांचेज हैं उसमें। ये वीडियो पूर्णतः हिंदी में होगी, इसलिए जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं इसको जैसा देखेंगे तो इसको नोट्स भी बना लीजिएगा, आपको ये काम आएगा। चलिए देखते हैं थोड़ा बायोलॉजी की बेसिक बातें। तो बायोलॉजी हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान, ठीक है, जीव विज्ञान। तो इसी का हम लोग आज बेसिक बात करेंगे, ठीक है। एकदम बायोलॉजी के बारे में चैप्टर कोई शुरू नहीं होगा, अगले लेक्चर से शुरू होगा। देखिए बायोलॉजी शब्द का क्या मतलब समझिए कि बायोलॉजी का मतलब क्या है। देखो बायोलॉजी एक ग्रीक टर्म है, जिस तरह से फिजिक्स कैसा टर्म है, इंग्लिश टर्म नहीं है, फिजिक्स एक ग्रीक टर्म है। इंग्लिश से मतलब होता है नेचर, प्रकृति। तो प्रकृति के अध्ययन को भौतिक विज्ञान कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। वैसे ही यहाँ पर बायोलॉजी भी एक ग्रीक टर्म है। इसको अगर हम थोड़ा सा इसको अलग अलग करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक शब्द है बायोस और एक शब्द है लोगस, ठीक है। बायोस मतलब होता है इंग्लिश में लाइफ, मतलब कि जीवन, और लोगस मतलब होता है स्टडी, मतलब कि अध्ययन। तो हम कह सकते हैं कि जीवन के अध्ययन को, जीव एवं जीवन के अध्ययन को, या बोल सकते हैं कि जीव एवं जैविक प्रक्रियाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द जो है, जीव विज्ञान शब्द ये दिया गया था जया लमार्क एवं ट्रेवी रेनस के द्वारा। दो साइंटिस्ट थे, या बोल सकते हैं कि दो बायोलॉजिस्ट थे, जैव विज्ञानविद थे। एक का नाम था जया लमार्क और एक का क्या नाम था, ट्रेवी रेनस। तो जया लमार्क और ट्रेवी रेनस ने 1802 में जीव विज्ञान शब्द जो है बायोलॉजी शब्द को दिया था, ठीक है। तो जीव विज्ञान क्या है, लिखना चाहते लिख लीजिए कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीव एवं जैविक प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो बायोलॉजी बना है दो शब्दों से, बायोस और लोगस, लाइफ और स्टडी, मतलब जीवन का अध्ययन। और बायोलॉजी शब्द किसने दिया, जया लमार्क और ट्रेवी रेनस ने दिया। यहाँ पर एक बात आता है कि जीवन क्या है। हम कैसे कहेंगे कि कोई चीज़ जीवित है, मतलब सजीव है या निर्जीव है। हम कैसे कहेंगे कि किसी चीज़ में जीवन है अथवा नहीं है, ठीक है। हम कैसे मानते हैं कि ये मार्कर निर्जीव है और हम सजीव हैं, कैसे मानते हैं, क्या मापदंड है, क्या क्राइटेरिया है जिस पर हम सजीव और निर्जीव को बांट सकते हैं। देखिए अगर हम बोलते हैं कि वो मापदंड वृद्धि है, अगर हम बोलें कि जो सजीव चीज़ें हैं वो वृद्धि करती हैं और जो निर्जीव चीज़ें हैं वो वृद्धि नहीं करती हैं, तो ये बात हर जगह लागू नहीं हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं जो पठार, जो मतलब चट्टान, जो रॉक्स होते हैं, जो माउंटेन्स होते हैं, उसमें वृद्धि होती है। कुछ 100 साल ऐसे देखा गया है कि वो कुछ इंच उसकी लंबाई बढ़ जाती है, धूल कण जैसे जमा होने से चाहे कुछ तरह, मतलब उसमें तो लंबाई उसका बढ़ या घट जाता है, ठीक है, मतलब वृद्धि उसमें भी हो रहा है। लेकिन क्या वो लिविंग है, नहीं, वो कैसा है, नॉन लिविंग है, निर्जीव है, सजीव नहीं है, ठीक है। वैसे ये मतलब वृद्धि तो नहीं है, वृद्धि वह मापदंड नहीं है जिस पर हम सजीव और निर्जीव को बांट सकें। तब हम बोले कि गति, कि जो सजीव है वो गति करता है और जो निर्जीव है वो गति नहीं करता है। लेकिन ये भी पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि पेड़ पौधे तो गति नहीं करते हैं, लेकिन पेड़ पौधे तो सजीव हैं। और जो गाड़ी है, जो बाइक है, जो साइकिल है, जो बस है, वो तो गति करता है, लेकिन क्या वो सजीव हो गया, नहीं, तो निर्जीव है। मतलब गति भी वो मापदंड नहीं है जिस पर हम सजीव और निर्जीव को बांट सकें। तो फिर कौन है, अगर हम बोले कि पोषण, कि सजीव चीज़ें जो है वो भोजन लेते हैं, पोषण लेते हैं, ठीक है। तो जो भी गाड़ी है, बहुत सारे मशीन हैं, उनको भी चलने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है, ईंधन है। तो क्या वो सजीव हो गया, नहीं, वो भी निर्जीव है। मतलब कि पोषण भी वह मापदंड नहीं है जिसमें सजीव निर्जीव को बांट सकते हैं। तब क्या है, तो वो दो ही मापदंड ऐसा है जिसमें हम सजीव और निर्जीव को बांट सकते हैं। कौन कौन, पहला है जनन, मतलब कि रिप्रोडक्शन। पहला कौन है, जनन, मतलब कि रिप्रोडक्शन, कि जो सजीव चीज़ें हैं वो जनन करती हैं और जो निर्जीव चीज़ें हैं वो जनन नहीं करती हैं। जो सजीव चीज़ें हैं, जो भी इस धरती पर सजीव हैं, वो अपने जैसे यंग वंश, अपने जैसे संतान उत्पन्न कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, जनन कहा जाता है। यह केवल और केवल सजीवों में ही पाया जाता है, निर्जीवों में जनन नहीं पाया जाता है। तो यह एक मापदंड हुआ, इस पर हम पूरी तरह से सजीव और निर्जीव को बांट सकते हैं। दूसरा एक और है, वह है उपापचय। उपापचय अंग्रेजी में बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म
तो यह भी एक मापदंड है जिस पर हम सजीव और निर्जीव को बांट सकते हैं। उपापचय क्या होता है? तो ये भी आपसे हम बोले हैं कि जो चट्टान है, जो पहाड़ है, उसमें भी वृद्धि होती है, लेकिन उसकी जो वृद्धि है वो बाहर से होती है। उसमें बाहर से आकर धूल कण जमा होते हैं और उससे उसकी लंबाई बढ़ती है, घटती है, फिर नीचे धंसता है तो घट जाती है, जमा होते हैं तो बढ़ जाती है। लेकिन सजीवों के अंदर जो वृद्धि होती है वो अंदर से होती है। हमारे अंदर जो भी मतलब कि चीज़ें जो वृद्धि करने वाली हैं वो अंदर से बनती हैं, ठीक है। कैटाबोलिज्म, अपचय, उपचय प्रक्रियाएं होती हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर आएगा एक जैव अणु, उसमें हम लोग इसे पढ़ेंगे विस्तार से। तो ये प्रक्रियाएं हमारे अंदर होती हैं और अंदर से वो चीज़ें बनती हैं जो हमारा विकास करती हैं, इसको बोलते हैं उपापचय। तो यह चीज़ केवल और केवल सजीवों में ही पाया जाता है, निर्जीवों में नहीं पाया जाता। इन दोनों चीज़ के अलावा हम किसी भी तरह से सजीव और निर्जीव को नहीं बांट सकते हैं। आपका बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर यही है कि कैसे हम सजीव और निर्जीव में अंतर करते हैं। तो यही अंतर है कि जनन और उपापचय। इन दोनों के अलावा हम जो भी बोलेंगे तो सजीव में भी होता है और निर्जीव में। गति है, पोषण है, वृद्धि है, ये सब चीज़ सजीव में भी होता है, निर्जीव में भी होता है, ठीक है। तो ये मतलब हुआ जीवन का, ये मतलब हुआ सजीव का। और जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है, जीव विज्ञान कहलाता है। बायोलॉजी का जनक फादर, ठीक है, कहा जाता है अरस्तु को। किसको कहा जाता है? अरस्तु। पढ़ते हैं अरस्तु, लेकिन अंग्रेजी में लिखते हैं अरिस्टोटल, लेकिन हिंदी में पढ़ते हैं उसको अरस्तु। प्रोनाउंसिएशन उसका अरस्तु होता है, लेकिन लिखते हैं उसको अरिस्टोटल। बायोलॉजी की वजह से तो बहुत सारी शाखाएं हैं, बहुत अनगिनत शाखाएं हैं। अगर हम लिखना भी चाहें तो 100-150 तो हम लिख सकते हैं अभी, ठीक है, बहुत सी शाखाएं। लेकिन मुख्य रूप से ब्रॉडली जो बायोलॉजी है उसको 3 शाखाओं में बांटा गया है। तो मुख्य रूप से बायोलॉजी की कितनी शाखाएं हैं? 3 शाखाएं। बायोलॉजी की, जीव विज्ञान की मुख्यतः इसकी 3 शाखाएं। कौन कौन? तो एक है जूलॉजी, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं जंतु विज्ञान। दूसरा है बोटनी, इसको कि बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। और तीसरा है सूक्ष्म विज्ञान, या इसको सूक्ष्म जीव विज्ञान भी कहते हैं, या इसको हम सूक्ष्म विज्ञान भी लिख सकते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। तो जीव विज्ञान की शाखाएं हुई, 3 शाखाएं हुई, मुख्यतः 3 शाखाएं हुई। फिर से हम बोलते हैं बहुत सारी शाखाएं। जब आगे आप पढ़िएगा तो आपको ही लगभग 100-150 शाखा 11-12 में ही पढ़ने को मिल जाएगा कि बायोलॉजी की इस शाखा को, जैसे कि बायोलॉजी की जिस शाखा में हम लोग आँख के बारे में पढ़ते हैं, ऐसे ही हम बोल रहे हैं, इसको लिखना नहीं है, उसको ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। जहाँ पर पढ़ते हैं किडनी के बारे में उसको बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। अगर पढ़ते हैं लीवर के बारे में बोलते हैं पैथोलॉजी। ब्रेन के बारे में न्यूरोलॉजी। उत्तक के बारे में हिस्टोलॉजी। कोशिका के बारे में साइटोलॉजी। बहुत सारी शाखाएँ हैं, लेकिन मुख्यतः हम बोले कि 3 शाखा है। कौन कौन? जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और सूक्ष्म विज्ञान, ठीक है। देखो इसका नाम से ही स्पष्ट है कि जहाँ पर हम लोग जंतु के बारे में पढ़ते हैं, देखो अभी इस धरती पर लगभग 17 लाख जीवित प्रजातियाँ हैं। 17 लाख है मतलब कि 1.7 मिलियन जीवित प्रजातियाँ हैं। इसमें से एक प्रजाति इंसान है। 17 लाख जो प्रजाति है उसमें से 12 लाख प्रजाति जो है वो जंतु का है और 5 लाख प्रजाति जो है वो पौधों का है। इसको हो से नोट कर लेना कि 12 लाख जो प्रजाति है वो किसका है? जंतु का। और 5 लाख जो प्रजाति है वो किसका है? पौधों का। अब यहाँ एक बात है कि आखिर जंतु की प्रजाति इतनी अधिक क्यों है पौधों के तुलना में? जंतु का तो 12 लाख और पौधों का 5 लाख, ऐसा क्यों? इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि जंतु मतलब इंसान जैसे जैसे आगे बढ़ना शुरू हुआ, जैसे जैसे इसका विकास शुरू हुआ, तो बहुत सारे पेड़ पौधों को काटता चला गया। इससे क्या हुआ कि बहुत सारे पेड़ पौधे इंसान के नज़र में आने से पहले ही विलुप्त हो गए, तो इसलिए पौधे थोड़ा से कम हो गए। और सेकेंड बात ये है कि बहुत सारे जगह पर भी ऐसा है जहाँ इंसान अभी नहीं पहुँच पाया है और वहाँ के पौधों के बारे में पूर्णतः ज्ञान हासिल नहीं कर पाया। जैसे कि अमेज़न के जंगलों में अभी इंसान पूर्णतः प्रवेश नहीं कर पाया है। हिमालय में बहुत सारे अभी दुर्लभ जड़ी बूटियाँ हैं, वहाँ प्रजाति है पौधों की, इसको इंसान अभी नहीं देख पाया, इसलिए पौधे अभी कम है। जंतु की जो प्रजाति है वो अधिक है, 12 लाख है, और जंतु और पौधे के जो है 5 लाख। तो जीव विज्ञान में मुख्यतः 3 शाखाएं हम देखें, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और सूक्ष्म विज्ञान, जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। जहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं जंतु के बारे में, मतलब इन 12 लाख चीज़ों के बारे में, उसको बोलते हैं जंतु विज्ञान। नाम से ही देखो, जू मतलब होता है एनिमल, एनिमल मतलब क्या होता है? जंतु। जूलॉजी का जो फादर है, जनक, वो अरस्तु को ही कहा जाता है। अरस्तु को ही कहते हैं बायोलॉजी का जनक,
जीव विज्ञान का जनक, और अरस्तु को ही कहते हैं जंतु विज्ञान का जनक। उसको आते हैं बोटनी। बोटनी शब्द बना है बोटेन शब्द से, और बोटेन मतलब होता है प्लांट। प्लांट मतलब क्या होता है? पादप। तो पादप का अध्ययन, प्लांट का अध्ययन क्या कहलाता है? बोटनी कहलाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। और बोटनी का फादर, बोटनी का जनक, बोटनी का जनक कहा जाता है थियोफ्रास्टस को। किसको कहा जाता है? थियोफ्रास्टस। जिस तरह से बायोलॉजी के जनक अरस्तु को कहते हैं, जूलॉजी का जनक भी अरस्तु को कहते हैं, बोटनी के जनक किसको कहते हैं? थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस, थियोफ्रास्टस को कहते हैं बोटनी का जनक, थियोफ्रास्टस। सूक्ष्म विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्म विज्ञान मतलब कि सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। सूक्ष्म जीव कौन है? तो वैसे जीव जिनको हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहते हैं? सूक्ष्म विज्ञान कहते हैं। जिन्हें देखने के लिए क्या चाहिए होता है? सूक्ष्मदर्शी चाहिए होता है, उन्हें कहते हैं सूक्ष्म जीव। जैसे कि जीवाणु हो गए, बैक्टीरिया, ठीक है, प्रोटोजोआ हो गया, शैवाल हो गया, कवक हो गया, तो ये सब जो है सूक्ष्म जीव में आते हैं। हाँ, एक चीज़ है आप पढ़ते रहते हैं, अभी तक पढ़े होंगे कि विषाणु, वायरस। तो वायरस जो है वो सूक्ष्म जीव में नहीं आता है। 10 तक बुक में है कि वायरस सूक्ष्म जीव है, लेकिन एक्चुअली में वायरस जो है सूक्ष्म जीव नहीं है। वायरस जीव ही नहीं है। देखो जीव किसको कहते हैं? वैसा चीज़ जो कोशिका का बना हो, कम से कम जिसमें एक कोशिका हो। कोशिका मतलब कि केंद्रक हो, उसमें थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया हो, कोशिका झिल्ली हो, ये सब चीज़ें इसमें हो, उसको बोलते हैं जीव। लेकिन वायरस इन चीज़ों से मिलकर नहीं बना होता है। वायरस में एक सिंपल आरएनए या डीएनए होता है, किसी में आरएनए होता है, किसी में डीएनए होता है, और उसके ऊपर एक प्रोटीन का कवर होता है, जो कि कैप्सोमियर कहा जाता है या कैप्सिड कहा जाता है। तो ये तो जीव है ही नहीं, तो फिर सूक्ष्म जीव कैसे हो गया? इसलिए बहुत सारे बुक में 10 तक जो है वायरस को, विषाणु को सूक्ष्म जीव लिख दिया रहता है, लेकिन वो गलत है। सूक्ष्म जीव वायरस नहीं है। वायरस जीव उसे कहते हैं जो बना हो कोशिका का। वायरस में कोशिका है ही नहीं, वायरस तो केवल एक आरएनए डीएनए है, ऊपर में प्रोटीन कवर है। लेकिन आपको अब पढ़ने को मिलेगा कि वायरस कोई जीव नहीं है, ये दोनों के बीच का कड़ी है, सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी है। तो आपको इस बारे में आगे पढ़ने को मिलेगा 2nd चैप्टर में 11th क्लास में। खैर, तो सूक्ष्म विज्ञान क्या है? सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। और सूक्ष्म विज्ञान का जनक कहा जाता है एंटोन वॉन लीवेनहॉक को। किसको कहा जाता है? एंटोन वॉन लीवेनहॉक। एंटोन वॉन लीवेनहॉक को कहते हैं सूक्ष्म जीव का, सूक्ष्म विज्ञान का जनक। क्यों? क्योंकि सबसे पहले यही वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने किसी सूक्ष्म जीव को पहली बार देखा था, अपने द्वारा बनाए हुए हैं एक माइक्रोस्कोप से। इन्होंने 1674 में अपने द्वारा एक माइक्रोस्कोप बनाया और तालाब के किनारे जाकर देख रहे थे, तो इनको उसमें एक सूक्ष्म जीव दिखा जिसका नाम इन्होंने एनीमैलिक्यूल दिया। इस बारे में पढ़ेंगे। चूँकि ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सूक्ष्म जीवों के बारे में बताया था, इसलिए इनको जो है सूक्ष्म विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ये सब बातें हैं कि रिवाइज कर ले क्या क्या पढ़ें। तो बायोलॉजी का मतलब क्या है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जीवन और जीवन से संबंधित प्रक्रियाओं के बारे में, मतलब कि जैव प्रक्रम के बारे में अध्ययन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी बना है 2 शब्दों से, बायोस और लोगस। बायोस मतलब होता है जीवन, लाइफ, ठीक है। लोगस मतलब होता है स्टडी, अध्ययन। मतलब जीवन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बायोलॉजी कहा जाता है। शाब्दिक अर्थ इसका यही है। जीवन क्या है? तो हम बताएं कि सजीव निर्जीव में 2 ही मुख्य अंतर है, जनन और उपापचय। बाकी सब में सजीव निर्जीव में समानता आपको मिल जाएगा। तो 2 ही ऐसा मापदंड है इसमें हम पूर्णतः सजीव निर्जीव को बांट सकते हैं। वो 2 मापदंड हैं, जनन और उपापचय। फिर हम लोग पढ़ें कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? जया लमार्क और ट्रेवी-रेनस ने दिया था। बायोलॉजी का जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। बायोलॉजी की मुख्यतः कितनी शाखाएं हैं? 3 शाखाएं हैं। कौन कौन? जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और सूक्ष्म विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु ही हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रास्टस हैं। और सूक्ष्म विज्ञान के जनक कौन है? तो एंटोन वॉन लीवेनहॉक हैं। देखिए अब आगे से हम लोग जो है चैप्टर शुरू करेंगे। हम लोग पहला चैप्टर होगा कोशिका, और उस तरह लगभग 22 चैप्टर आपको पढ़ने हैं 11th क्लास के बायोलॉजी में। तो हम लोग सिलसिलेवार तरीक़ा से ख़त्म करेंगे। आपको बस करना क्या है कि कॉपी और पेन लेकर बैठना है, और जो भी चीज़ यहाँ पर हम लिख रहे हैं या बोल रहे हैं उसको नोट्स बनाते चलना है, साथ में NCERT भी पढ़ते रहना है। ये पढ़ने के बाद आपको NCERT एकदम आसान हो जाएगा। पूरा NCERT हम क्लास में ही पढ़ा देंगे, कवर कर लेंगे। अगर नहीं लिखे थे तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।